चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्लेन सेक्शन ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड्स के क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सरफेस दिया हुआ है और साथ के साथ एक आपको प्लेन दिया हुआ है। और अब इन दोनों के अगर इस सरफेस को प्लेन कट कर रहा है तो कोई ना कोई कर्व जनरेट होगा, जैसे कि मैंने बताया था पीछे कि कर्व कौन सा हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, पैराबोला या हाइपरबोला। तो यहाँ पर इन्होंने खुद ही दिया हुआ है कि पैराबोला होगा। इन दोनों को ये अगर ये सरफेस और ये प्लेन एक दूसरे को कट करेंगे तो पैराबोला यहाँ पे जनरेट होगा, और उसकी यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि कब होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं तो इसमें सबसे पहले काम क्या करना होता है आपको, प्रोजेक्शन ऑफ कॉनिक ऑन जेड इजिकल टू जीरो, मतलब एक्स वाई प्लेन पे आपको इसका प्रोजेक्शन निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी सरफेस दिया जाए या आपको प्लेन दिया जाए और सरफेस 3D अगर है तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहला काम यही होगा प्रोजेक्शन निकालना। प्रोजेक्शन कहाँ पर निकालेंगे, एक्स वाई प्लेन पर, मतलब कि z इजिकल टू जीरो। और अगर हम इस प्लेन पर यहाँ पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो उसकी जो इक्वेशन आएगी उसमें कहीं भी z टर्म नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर करना क्या है कि ये आपकी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से z को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना। कैसे करेंगे, पहले लेते हैं ये इक्वेशन को लेके चलते हैं, ठीक है। ये वाली इसको लिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो z को छोड़ करके सारी टर्म इधर ले गए तो माइनस एल एक्स माइनस एम वाई आ गया, और z के साथ क्या मल्टीप्लाई में n को ले गए नीचे, तो यहाँ से हमारे पास आ गई z की वैल्यू। इस z की वैल्यू को उठाकर रख दिया यहाँ पर, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो ये रही हमारे पास ऊपर इक्वेशन जो थी, इसमें हमने क्या किया, यहाँ से z को कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इजिकल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आसानी से हम ये वाली z की वैल्यू को रख सकते हैं। इतना करने के बाद अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में n आ रहा है तो n की मल्टीप्लाई बाकी टर्म में कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इस a को भी इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको जब चैप्टर में थ्योरी पढ़ रहे थे वहाँ पर कंडीशन थी, मैंने आपको ये वाली कंडीशन बताई थी कि अगर इक्वेशन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो मतलब वो पैराबोला होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं एच स्क्वायर इजिकल टू ए बी, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पे स्मॉल एच स्मॉल ए बी आता था, यहाँ पर कैपिटल एच और कैपिटल ए बी है, क्योंकि वहाँ पे तो डायरेक्ट क्या था 2D में कर रहे थे काम, ये कॉनिक चैप्टर का है तो वहाँ पे 2D था, यहाँ पे 3D है। यहाँ पे 3D में क्या कर रहे हैं हम, कोई 3D पिक्चर को काट रहे हैं बाई प्लेन, किसी प्लेन से, तो उससे जो कर्व जनरेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल एच स्क्वायर और ए बी लिया हुआ है हमने। तो यहाँ पर ये फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को जर्नल इक्वेशन से हम कंपेयर कर लेते हैं। वही यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा कैपिटल ए, जैसे हमने 2D में देखा था। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा b, और एक्स वाई का 2xy होता है, यहाँ पे 2hxy आपने देखा होगा। तो यहाँ पर 2hxy है, क्योंकि 2 तो प्रेजेंट है नहीं, इसलिए हमें खुद ही ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है, 2, और आपकी h की वैल्यू आ जाएगी ये l प्लस एम माइनस एन अपॉन 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसको रख देते हैं ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर रख देते हैं, और ये सारा फॉर्मूले में रखने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगी ये इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करोगे, आप इसको लिख दोगे इस तरह से, ये इक्वेशन को लिख दोगे इस तरह से। अब ये कैसे आया, अब आप नीचे वाली इक्वेशन का अगर स्क्वायर करोगे तो वापस से यही आपके पास ये इक्वेशन आपको मिल जानी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप चाहे करके भी देख लेना, इसका स्क्वायर कर लेना,
और 2 बार स्क्वायर होगा, क्योंकि एक बार स्क्वायर करोगे तो एक टर्म आपकी अंडर रूट में रह जाएगी। फिर उसको अलग करके जो अंडर रूट में टर्म रहेगी उसको अलग लिख लोगे इक्वेशन के, और बाकी सारी टर्म एक साथ, और फिर से स्क्वायर करोगे तो ये आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था और हमने यहाँ पर ये निकाल दिया है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये बोला है कोई भी आपको सरफेस और प्लेन दे दिया, ठीक है, और सरफेस भी सेंट्रल कोनिकॉइड का सरफेस है कोई, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रोजेक्शन निकालोगे। तो ये काम आपको हर क्वेश्चन में करना है जो इस टाइप के क्वेश्चन है। और प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि जो भी इक्वेशन आने वाली है उसमें जेड टर्म हटा देंगे उसको। ठीक है, दोनों दो इक्वेशन होगी, दोनों की हेल्प से जेड टर्म को हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक कॉनिकॉइड की इक्वेशन दी गई है ये, और साथ के साथ एक प्लेन दिया गया आपको x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 0। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से यहाँ पर जो भी आपका बन रहा है कॉनिक, उसके एक्सिस की लेंथ निकालनी है आपको, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं और उसकी इक्वेशन निकालनी है। अब मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे कॉनिकॉइड से जनरेट होता है एक इलिप्स, इन दोनों की इक्वेशन से जनरेट हो रहा है एक इलिप्स, तो उसके दो एक्सिस होंगे, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस। तो ये दोनों इनकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, इन दोनों की, साथ के साथ इन दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइन भी निकालने हैं और इन दोनों लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है। तो कैसे करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन माना सेकेंड, और मान लिया कि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। इसके बाद लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं जो कि 0 0 0 से पास हो रही है, और यहाँ पर लैम्डा की जगह आप लेना आर। ठीक है, जहाँ भी आपको लैम्डा दिखाई दे रहा हूँ वहाँ पे आप आर लेके चलना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले इन दोनों टर्म को लेकर यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। तो आपकी x की वैल्यू आएगी, अल्फ़ा को इधर r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो r अल्फ़ा, ऐसे ही y, और इन दोनों के यहाँ पे दोनों इक्वेशन लेके चलेंगे तो यहाँ पर आएगा r बीटा, और ऐसी z की वैल्यू क्या आएगी आपकी r गामा। इसके बाद इन सब को उठा करके x y z की वैल्यू को रख देंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ पर आपको ये कुछ इक्वेशन इस टाइप से मिल जाएगी यहाँ पर। अब ये जो 3 बचा हुआ है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 की, और 1 की वैल्यू ये होती है, कहाँ से आई होगी ये, आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा है ये चीज़ कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू 1। ये आप डायरेक्शन कोसाइन में जो है रिलेशन होता है। तो वही यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन हम क्या लेके चल रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, तो एल की जगह अल्फ़ा रखा, एम की जगह बीटा और एन की जगह गामा रख के, और ये 1 के बराबर है तो 1 के यहाँ पर 1 को ये हमने लिख दिया। इसके बाद अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर की, और इस पूरी टर्म को उठा के इधर ले गए, और यहाँ से आप यहाँ पर भी आर आएगा, सॉरी यहाँ पर आर नहीं आएगा, ये आएगा आपका बीटा गामा। तो यहाँ पर गामा ले लेना इसको, और जहाँ भी आपको लैम्डा दिखाई दे रहा है वहाँ पर कर देना आर। ठीक है, तो इधर लेके आएंगे तो अल्फ़ा वाली टर्म एक साथ लिख लेंगे, ऐसी बीटा वाली टर्म एक साथ लिख लेंगे, और गामा वाली टर्म एक साथ लिख लेंगे इजिकल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ द कोन, ये आप देख रहे हो एक होमोजीनियस इक्वेशन है, और अगर आपने कोन चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो वहाँ पर एक चीज़ बोली थी कि जो कोन की इक्वेशन होती है वो होमोजीनियस होती है इन सेकेंड डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्री भी सेकेंड है और आपकी होमोजीनियस भी है, तो ये मतलब कोन की इक्वेशन हो गई है। और जिसके जनरेटर क्या होगा, जिसका जनरेटर होगा ये लाइन इसकी जनरेटर होगी। अब आता है नेक्स्ट, अगर सेकेंड इक्वेशन, ये आप प्लेन देख रहे हो, प्लेन की इक्वेशन ये वाली,
अगर ये इस कोण को टच कर रही है, ये इस कोण को टच कर रही है, तो कंडीशन होगी आपकी ये वाली। ठीक है, आप क्या करोगे, ये आप देख लेना, ऊपर जहाँ भी लैम्डा लिखा वहाँ पे आर लिख के चलना है, क्योंकि बाद में हमारे कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन होती है एक्चुअली में, यहाँ पे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर होते हैं, लेकिन आप अगर प्लेन की इक्वेशन देखो ये वाली, तो यहाँ पर तो आपको एल की वैल्यू भी यहाँ पर एल की वैल्यू भी आपको 1 मिलेगी, एम की वैल्यू भी 1 मिलेगी और एन की वैल्यू भी यहाँ पर 1 मिलेगी। तो इसलिए नीचे जो कंडीशन होती है उसमें भी मैंने एल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर लिया है। ठीक है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखता है तो यहाँ पर ध्यान रख के चलना है कि फॉर्मूले में यहाँ पर एल स्क्वायर होता है और यहाँ पे एम स्क्वायर और यहाँ पे एन स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही इस टाइप से है कि यहाँ पर तीनों की वैल्यू 1 1 है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन वाला पार्ट है और आपको फाइनली ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि r की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस 9, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपकी इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर r की पावर 4 को मतलब आर स्क्वायर को आप मान लीजिए x, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, इसके फैक्टर निकाल लीजिए, तो जो दो फैक्टर यहाँ पे आप बनेंगे वो ये होंगे। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू एक तो आएगी हमारी 1/4 और x की दूसरी वैल्यू आएगी 9/22। अब x हमने लिया क्या था, आर स्क्वायर, तो बेसिकली ये किसकी वैल्यू हुई, दोनों आर स्क्वायर की। ठीक है, तो एक को मान लेते हैं, इस वैल्यू को मान लेते हैं R1 का स्क्वायर और दूसरी वाली को वैल्यू को मान लेते हैं R2 का स्क्वायर। और अगर स्क्वायर भी हटाना है तो आप क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे। ठीक है, अगर स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा और 1/4 अंडर रूट, 1 का तो अंडर रूट 1 ही होता है और 4 का 2। ऐसे ही अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे R के ऊपर से तो यहाँ पर भी अंडर रूट आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि अंडर रूट जब हम लेते हैं, अंडर रूट के बाहर कोई चीज़ आएगी जब हम अंडर रूट सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस के साथ आती है, लेकिन R1 और R2 ध्यान रखना यहाँ पर दोनों ही लेंथ है और लेंथ कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए नेगेटिव वाली टर्म को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। इसके बाद अब आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखिए कि R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर दोनों ही आपके पॉजिटिव है, और ऐसी कंडीशन में ये जो यहाँ पर आपको जो मिलेगा सेक्शन मिलेगा वो इलिप्स होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा मिलने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे अपोजिट साइन होता तो हाइपरबोला होता। चलिए अब हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ हमारे आ चुकी है, मतलब हमारा एक पार्ट तो क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। ठीक है, ध्यान रखना ये जो आर है ये आपकी सेमी एक्सिस होती है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको एक्सिस पूछा है, ठीक है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो सेमी है और अगर मेजर पूछा है तो आप क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, आपने जैसे इलिप्स में भी देखा होगा, एक बार आपको बता दूं, तो जो ए होता है वो आपका इतना वाला पार्ट होता है, यहाँ से और यहाँ तक का पार्ट। ठीक है, अगर आपको पूरी एक्सिस की लेंथ निकालनी है आप क्या करोगे, ए में 2 की मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सेमी एक्सिस आए हैं, अगर आपको पूरी एक्सिस की लेंथ चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2 1 आ गया, और यहाँ पे 3 × 2 ये आपका 6 आ गया। चलिए ये दोनों हमने एक्सिस की लेंथ भी निकाल लिया है। अब आता है नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेंजेंट प्लेन लेते हैं कोन पर, कहाँ पॉइंट क्या क्या है ये आपके, आर अल्फ़ा, आर बीटा और आर गामा। ठीक है, ये आपकी ऊपर वाली इक्वेशन से ही उठाए गए हैं, ये वाले पॉइंट आप देख सकते हैं, ये वाले, इन्हीं पॉइंट पर हम अब टेंजेंट प्लेन निकालेंगे। कोन में टेंजेंट प्लेन कैसे निकालते हैं, कोन की इक्वेशन देख लीजिए एक बार। ये रही आपकी कोन की इक्वेशन। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको टेंजेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर होता है
उसको रिप्लेस किसके कर देते हैं, x1 से। याद आ गया होगा आपको अब। तो यहाँ पर वही काम करेंगे इस वाली इक्वेशन में, जहाँ भी आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये आपको गामा स्क्वायर दिखाई दे रहा, वहाँ पे हम यही काम करेंगे। अब आपका ये आ जाएगा, फाइनली आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में आप जब रखोगे तो सेम यही वाली इक्वेशन आपको मिल जानी है। कंपेयरिंग विद दिस विद द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो हम यहाँ पर ये प्लेन लेके चल रहे थे और ये जो यहाँ पर टेंजेंट प्लेन लेके चल रहे हैं, ये दोनों सेम ही है। सेम होने का मतलब क्या है कि एक ही है, और एक है तो इनको अगर एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप, तो आपके पास इक्वेशन जो बन के आएगी कंपेयर करने के बाद, तो इसके डायरेक्शन आप देखिए, इसके डायरेक्शन कोसाइन अपॉन वो जो लाइन थी क्या थी, प्लेन सॉरी, एक्स वाई प्लस जेड इजिकल टू जी, यहाँ पर जीरो था, क्या था, जीरो। ठीक है, तो इजिकल टू जीरो। तो इसका कोफिशिएंट वन वन वन, मतलब एल एम एन की वैल्यू वन। तो सेम यहाँ पे इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू उठा के एक्स की वैल्यू देखेंगे और यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट लेंगे। ठीक है, दोनों जगह एक्स का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो वो ये आ जाएगा। ऐसे ही वाई का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ऐसे ही जेड का कोफिशिएंट यहाँ पर कंपेयर करेंगे। फाइनली अब इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी हमने जो r की वैल्यू निकाली थी, एक हमारी क्या थी 1/4 और दूसरी आई थी 9/22। सबसे पहले हम 1/4 को लेके चलते हैं और जहाँ भी आपको r दिख रहा है वहाँ पर उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया और ये रिड्यूस होकर के ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे ये हमने सॉल्व किया और फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये आ जाएगी, α/2 इजिकल टू बीटा अपॉन 1 इजिकल टू गामा ऊपर -3। तो डायरेक्शन आपके रेशो यहाँ पर मिल गए हैं आपको, क्या होंगे वो 2 1 -3, बिल्कुल सेम। ये रही आपके पास इक्वेशन, और इस बार r की जगह आप पुट करोगे r2, और r2 की वैल्यू क्या है आपके पास 9/22। तो इस बार यहाँ पर 9/22, यहाँ पर 9/22 9/22 9/22, उसको आपको सोल्व करना है और आपको यहाँ पर डायरेक्शन रेशो इस बार जो मिलेंगे वो ये होंगे। ठीक है, तो दोनों एक्सिस के हमने डायरेक्शन रेशो भी निकाल लिए। अब लास्ट में हमें क्या करना है, इक्वेशन भी निकाल लेनी है। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन रेशो तो पता ही है, टू पहले अगर इस एक्सिस के अगर हमको क्या निकालने हैं, इक्वेशन निकालनी है, तो डायरेक्शन रेशो ये रहे, तो x/2 y/1 और z/-3। और क्योंकि पास कहाँ से हो रहे हैं, सेंटर कहाँ है इनका, ये दोनों इंटरसेक्ट, मतलब जो भी यहाँ पर एलिप्स बना था उसका सेंटर था 0 0। तो मतलब ये दोनों कहाँ से पास हो रही है, 0 0 0 से। तो इसलिए जो x1 x-x1 पढ़ा था ना, तो x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0 और z1 की वैल्यू 0। तो एक बार डायरेक्शन कोसाइन ये रखेंगे तो इस वाले जिस के लिए इक्वेशन ये हो जाएगी, एक बार डायरेक्शन कोसाइन ये रखेंगे तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी ये। तो इस टाइप से ये यहाँ पर आपको, इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, इक्वेशन निकालना भी सिखा दिया, साथ के साथ लेंथ भी सिखा दिया और डायरेक्शन रेशो भी निकालना सिखा दिया। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आपको हर क्वेश्चन इसी तरह से, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको एक्सिस ऑफ, ठीक है, ये आपको एक कॉनिक और प्लेन, आपको कॉनिकॉइड और प्लेन आपको दिया हुआ है और उसके एक्सिस ये बोला है कि ये इस कोन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, इनसे जनरेट जो होगा कॉनिक, उसके एक्सिस इस कोन पर लाई करने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को हम प्रूव कैसे करेंगे वो हम देखते हैं नीचे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा लेते हैं और वो क्या होंगे आपके डायरेक्शन रेशो। ठीक है, एक्सिस के। फिर आपको इस चैप्टर में ये चीज़ अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, इसको आपको याद रखना है
ठीक है। एल एम एन ये आपके क्या होते हैं, ये जो यहाँ पर आपको प्लेन दिया गया है इसके डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। और यहाँ पर ए बी सी ये आपको क्या दिए गए हैं, ये हम यहाँ पर एक्स या दूसरी जो इक्वेशन दी गई है आपको कोनिकॉइड की, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट ये ए बी सी हो गए, और अल्फा बीटा गामा आपको यहाँ पर ये आपके डायरेक्शन रेशियो हो गए इस लाइन के। इसको हम याद रखेंगे, वरना मैंने इस पीछे वाले क्वेश्चन में करके वहाँ पे भी आपको कुछ कुछ इस टाइप से दिखाया था कि ए आर -1 आया था, वहाँ भी कुछ बी आर, मतलब वहाँ पे कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन रही थी। तो ये सब आता है डेरिवेशन से, और हम यहाँ फिलहाल उसका डायरेक्ट, उसके जो हमने प्रूव डेरिवेशन से प्रूव करेंगे तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट ले लिया है यहाँ पर। इसके बाद इस पूरी टर्म को इसके साथ लेके और यहाँ से निकालेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने इसको लिया, इन दोनों को इक्वेशन को लिया और ये बनाया यहाँ पर। फिर मैं क्या करूँगा, सेकंड टाइम में इन दोनों इक्वेशन को लूँगा और ये बना दूँगा, और थर्ड टाइम में मैं ये इन दोनों इक्वेशन को लूँगा और ये यहाँ पर बना दूँगा, ठीक है। एंड नाउ अब हम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई b माइनस सी, पहली इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन दिख रही है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, b माइनस सी। सेकेंड इक्वेशन को हम करेंगे c माइनस ए, और थर्ड इक्वेशन को करेंगे a माइनस बी, ठीक है। ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, हम जो है, अब आप नीचे देख सकते हैं इसमें, ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये जो लेफ्ट यहाँ पर लेफ्ट हैंड पार्ट था ये सारा लेफ्ट हैंड लिख दिया क्योंकि हम ऐड भी कर रहे थे, और राइट हैंड वाला पार्ट राइट हैंड लिख दिया। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड पूरा का पूरा क्या हो चुका है, 0 हो गया है, ठीक है। सिर्फ लेफ्ट हैंड वाला पार्ट ही बचा, राइट हैंड वाला कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो इसके बाद हमारे पास जो है फाइनली ये इक्वेशन बचेगी, ठीक है। और इस ये हम शुरुआत में लेके ही शुरुआत में हमने माना था यहाँ पर, अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द एक्सिस। तो लाइन एक्सिस है, एक्सिस एक लाइन है, और लाइन की इक्वेशन जो कि पास कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से, उसकी इक्वेशन ये रही आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसकी हेल्प से अल्फ़ा बीटा गामा को एलिमिनेट कर दोगे। कैसे करोगे, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, इन दोनों को लेकर के अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे तो कुछ इस टाइप से देख लीजिए, x अपॉन अल्फ़ा और इजिकल टू इधर आया k, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन k। ऐसे ही बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आप खुद ही देखिए, बीटा की वैल्यू जाएगी y अपॉन के, और आपकी गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा की वैल्यू आ जाएगी z अपॉन के। तो अल्फ़ा की वैल्यू, ये जो आपकी अल्फ़ा की आई थी x अपॉन टी, यहाँ पे रखो, तो बेसिकली यहाँ पर हर जगह आपको क्या मिलेगा, k मिलेगा ऊपर। लेकिन k को हम कॉमन निकाल सकते हैं, और फिर जब इधर डिवाइड कर देंगे जीरो से, सॉरी जीरो से नहीं, तो अगर जीरो को डिवाइड करेंगे k से तो इधर जीरो ही बन जाएगा आपका, ठीक है। तो फाइनली आपको वो इक्वेशन मिल जाएगी जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर पूछी थी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था कि आपको ये चीज़ याद रखनी थी, ठीक है। इसको आपको थोड़ा अगर याद रह जाए तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको लोकस ऑफ द सेंटर, एक वर्ड मिसिंग है यहाँ पर, सेक्शन, मतलब यहाँ पर जितने भी, ये देखिए आपका कोनिकॉइड है, और कोनिकॉइड को आपको एक अगर प्लेन से कट कर दें तो सेक्शन बनेगा, और सेक्शन में आपका वो कर्व जो जनरेट होगा वो आपका एलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला होगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये दी गई है कि वो जो जो भी जनरेट हुआ, मान लीजिए एलिप्स ही जनरेट हुआ, तो उसका एरिया कांस्टेंट रहेगा, और आपको गिवन है ये, ठीक है। तो इससे जनरेट होने वाले जो भी सेक्शन होंगे उनके सेंटर का लोकस निकालना है आपको, और कंडीशन ये है यहाँ पर कि उनका जो एरिया है वो आपको गिवन है, कांस्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर
लेट और लेट अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या हो गए, सेंटर हो गए, ठीक है। और सेंटर हो गया तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर t इजकल टू एस आई। टी स्टैंड फॉर टेंजेंट और एस आई क्या हुआ, अगर ये आपकी इक्वेशन s है, एस आई नहीं S1, तो अगर आपकी ये इक्वेशन s है तो इसमें आप पुट कर दोगे अल्फ़ा बीटा गामा इन द प्लेस ऑफ एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। x की जगह आप अल्फ़ा पुट करोगे, y की जगह बीटा और z की जगह गामा, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और टेंजेंट के लिए आपको मैंने बताया ही था कि टेंजेंट में जहाँ भी स्क्वायर वाली टर्म हो जाती है उसको रिप्लेस किससे कर देते हैं, x1 से, और x1 की वैल्यू है अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्क्वायर वाली टर्म है तो x अल्फ़ा ओवर ए स्क्वायर, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो ये इक्वेशन हमें लेके चलनी है। अब प्लेन की इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, ये आपके प्लेन की इक्वेशन होती है। अगर इसको इससे कंपेयर करें तो L की वैल्यू आपकी होगी ये, M की वैल्यू आपकी ये, और N की वैल्यू आपकी ये, और ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा P, ठीक है। Let A and A naught be the areas of the section by the above plane and central plane parallel to the above plane, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि A तो एरिया है किसका, जो ये प्लेन है, ये आपको जो प्लेन दिया गया है, ये अगर प्लेन, ये प्लेन अगर इसको कट कर रहा है तो उससे जो भी यहाँ पर कर्व जनरेट हो रहा है उसका एरिया है ए, और ए नोट है उन सभी का एरिया, ठीक है। किनका, कोई भी प्लेन है जो कि इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, और वो पैरेलल प्लेन इस इक्वेशन को कट कर रहा है तो वहाँ पर जो भी कर्व जनरेट हो रहा है तो उसका एरिया हम लेंगे ए नोट से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए और ए नोट है क्या। ए तो ओरिजिनल यही प्लेन मान सकते हैं, यही प्लेन है, और ए नोट जबकि वो प्लेन का यहाँ पर वो प्लेन है जो कि इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, ए इज इक्वल टू ए नोट ब्रैकेट में 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी नोट का स्क्वायर। अब पी स्क्वायर ए नोट ये सब होते क्या हैं, तो p का स्क्वायर मैंने अभी बताया था ये पूरा आपका p ही होता है, तो p का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। दूसरा p नोट ये होता है आपको, यहाँ पर a b c तो आपको दिया ही गया है, l m n की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, ये l, ये आपकी m और ये आपका n, इसमें रखोगे तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ पे ये वाला चाहिए हमें टर्म, तो पी स्क्वायर अपॉन इसका ऊपर आप देख सकते हो ये दोनों टर्म सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर आया और यहाँ पर इसकी पावर 1 है। तो क्या होगा जब ऊपर जाएगा, जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये एक टर्म कट जाएगी तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो मतलब आपकी पास ये इक्वेशन बच के आएगी। इसके बाद हम लेते हैं ए नोट। ए नोट इसकी भी अब फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये वाला, ठीक है। ए बी सी तो एज इट इज़ वही है, इनका जो ऊपर आपको गिवन था। एल एम एन आपको मैंने बताया था यहाँ से, ठीक है, ये जो यहाँ प्लेन है यहाँ से एल एम एन उठा के यहाँ पे रख देंगे, थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एल की वैल्यू आपकी होगी, क्या है एल की वैल्यू यहाँ पर, एल्फा अपॉन ए स्क्वायर, एल की वैल्यू, एम की वैल्यू बीटा अपॉन बी स्क्वायर, और गामा की वैल्यू यहाँ पर एन की वैल्यू गामा अपॉन सी स्क्वायर यहाँ पे रखा, ठीक है। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। इसके बाद इस इक्वेशन में रखा, हमारे पास ए नोट की वैल्यू भी है, इसकी भी वैल्यू है, और ये तो क्वेश्चन में गिवन है ही, ठीक है। इन सब की वैल्यू को रखेंगे, यहाँ पर मैंने रख दिया है इनको। और अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना आप देख लीजिए एक बार, इसका हमने कैलकुलेशन किया क्योंकि अंडर रूट वाली टर्म आ रही थी, दोनों तरफ स्क्वायर में कर लिया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगी ये इक्वेशन, और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से करना, बस आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है
वो आपको जो याद रखना, एक तो शुरुआत कैसे करनी है इस क्वेश्चन की, इस टाइप से, ठीक है। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सेकंड, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। पी तो आपको पता ही है, पी नोट को आपको याद रखना है, और लास्ट में ए नोट को भी याद रखना है। तो ये कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं।